ओबीसी वर्ग के लोगों को लगता है कि बाबा साहब तो केवल SC ST के भगवान हैं और फूले जी को तो जानते ही तक नहीं है जो ओबीसी और जनरल के लोग। जिस प्रकार से उनका योगदान रहा है उसको भी नहीं जानते हैं। एक उदाहरण मैं देने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग को दिया जाना चाहिए, ये प्रावधान जो है बाबा साहब के संविधान से निकल करके सामने आया। मंडल आयोग बना ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए, उस पर बहुत लंबे समय के बाद विचार विमर्श के बाद जो है आरक्षण मिला था। और आज मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% का आरक्षण सरकार नहीं दे रही है। अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर के सुनवाई हुई, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने भी कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मध्य प्रदेश के ओबीसी को 27% आरक्षण दे दे सरकार, इस पर कोई रुकावट नहीं है, इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है, कोई न्यायालयी बाध्यता नहीं है। फिर भी हमारे अपने मध्य प्रदेश में सरकार है, उनने अभी तक जो है 27% का आरक्षण ओबीसी वर्ग को नहीं दिया है और आमंत्रित किया। यहाँ से कुछ बातें मैं जो भी मेरे संज्ञान में है मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। हमारे बीच माननीय लक्ष्मण यादव जी आए और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। लगभग डेली, लगभग प्रतिदिन मैं जो उनको सुनता हूँ यूट्यूब पर, उनके जितने भी कार्यक्रम होते हैं देश भर में, जिस प्रकार से अभी उन्होंने यहाँ पर मंची उद्बोधन किया, वैसे ही उनके जितने भी मंची उद्बोधन हुए हैं महाराष्ट्र से लेके नागपुर से लेके हर जगह पर, उन सारे भाषणों को मैंने सुना है और मैं उनका इतना बड़ा फैन हूँ वर्तमान परिदृश्य में कि उसका बखान मैं कुछ देर पहले करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में अपना नमन जो है मैं करता हूँ, सिर झुकाता हूँ। और साथ ही हमारे जो फूले जी हैं, ज्योतिबा फूले जी, और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को भी मैं बारंबार उनके चरणों पर सिर झुकाता हूँ कि आज उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम शिक्षा ग्रहण करके इस मंच में आकर के दहाड़ सकते हैं। जिस प्रकार से आज लक्ष्मण यादव जी ने आप लोगों के बीच दहाड़ा है, वो सब देन फूले जी और अंबेडकर जी की देन है, संविधान की देन है, शिक्षा की देन है। उसी पर मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच करूंगा। और जैसे कि लक्ष्मण यादव जी के बारे में ज्यादा बखान करने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब परिचित हैं उनसे पहले ही, तभी उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और आज वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देख रहे होंगे तो देश की जो स्थिति है, वर्तमान सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो इस कदर लोगों को चुप कराने में लगे हुए हैं। आज हम देखते हैं कि आज भी 75 साल हमने आजादी के बिता चुके हैं, फिर भी हम 90% लोग होने के बाद भी 10% जो अपने आप को कथित तौर पर सवर्ण मानते हैं, उच्च वर्ण के मानते हैं, आज उनको सुनने के लिए उनके लिए हर जगह पर लोग बैठे हुए हैं। चाहे निम्न स्तर से, एक तहसील स्तर से अगर आप उठा करके देखेंगे, संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हर जगह पर आज उनके लोग मिलेंगे। और आपकी आवाज को उठाने के लिए संसद के भीतर भी जो है आपका अपना आदमी नहीं मिलेगा। और जो भी आपके वोट को लेकर के जाता है संसद के भीतर, विधानमंडल के भीतर, वो भी आज आपके अपने मुद्दों को जोर शोर से नहीं उठाता है। एक उदाहरण मैं आपको मध्य प्रदेश में ही देने जाऊंगा। ओबीसी वर्ग के लोगों को लगता है कि बाबा साहब तो केवल SC ST के भगवान हैं और फूले जी को तो जानते ही तक नहीं है जो ओबीसी और जनरल के लोग। जिस प्रकार से उनका योगदान रहा है उसको भी नहीं जानते हैं। एक उदाहरण मैं देने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग को दिया जाना चाहिए, ये प्रावधान जो है बाबा साहब के संविधान से निकल करके सामने आया। मंडल आयोग बना ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए, उस पर बहुत लंबे समय के बाद विचार विमर्श के बाद जो है आरक्षण मिला था। और आज मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% का आरक्षण सरकार नहीं दे रही है। अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर के सुनवाई हुई, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने भी कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मध्य प्रदेश के ओबीसी को 27% आरक्षण दे दे सरकार, इस पर कोई रुकावट नहीं है, इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है, कोई न्यायालयी बाध्यता नहीं है। फिर भी हमारे अपने मध्य प्रदेश में सरकार है, उनने अभी तक जो है 27% का आरक्षण ओबीसी वर्ग को नहीं दिया है और जितनी भी भर्तियां हैं उसको रोक करके उन्होंने रखा है। और आज SC ST के आरक्षण पर भी जो है खतरा मंडराता हुआ नजर आता है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं किस प्रकार से चुनाव के समय 400 पार का नारा जो है वर्तमान सत्ता में बैठे लोग लगा रहे थे और स्पष्ट रूप से जो है मंच से ये कहा करते थे, राजनीतिक मंच से, कि हम 400 पार अगर कर लेंगे लोकसभा सीटों में तो हम संविधान को बदल देंगे। यानी कि संविधान बदलने की बात कहां से निकल करके आई भाई। और आज एक बाबा जो है आजकल पूरी
यहाँ पर दुनिया में फेमस है, दुनिया में ही कहूंगा मैं, क्योंकि उनको लंदन के संसद में भी बुलाया गया उनको भाषण देने के लिए, उनका महिमा मंडन करने के लिए। और पूरे देश भर में वो बाबा पर्चा खोलता है और पर्चा खोल के लोगों की समस्याओं को ऐसे बताता है और लोग उनके पीछे इतने जोर शोर से भागते हैं। और ये बाबा यहीं तक नहीं रुका है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। ध्यान रखिएगा, हिंदू राष्ट्र के साथ साथ उन्होंने अभी एक अपने ही गांव के इलाके में जो है उन्होंने एक हिंदू गांव की नींव रख दी है। और उस हिंदू गांव की नींव के साथ उन्होंने ये कहा है कि हम पहले हिंदू गांव बनाएंगे, फिर हिंदू तहसील बनाएंगे, फिर हिंदू जिला बनाएंगे, फिर हिंदू पूरा राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई हिंदू राष्ट्र बना लो, अच्छी बात है, लेकिन उस हिंदू राष्ट्र का प्रारूप आपको बताना होगा कि उस हिंदू राष्ट्र में हमारे क्या अधिकार होंगे, SC ST के क्या अधिकार होंगे। अभी जो हिंदू गांव की उन्होंने नींव रखी है उसमें क्या ठाकुर का कुआं होगा, ठाकुर का ही पानी होगा, और क्या हमको वहां पर एंट्री दिया जाएगा? किस प्रकार से वो इस प्रकार के गांव की नींव रख रहे हैं, इस पर सवाल करने की बात होती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं इतना बड़ा सामाजिक कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा, लक्ष्मण यादव जी को हमने यहाँ पर बुलाया, लेकिन उनको सुनने के लिए और इस सामाजिक काम में भाग लेने के लिए भी यहाँ पर मुट्ठी भर लोग एकत्रित हुए हैं। और हमने लाउड स्पीकर के माध्यम से गांव-गांव जाकर के प्रचार किया था कि आपको इस कार्यक्रम में क्यों आना चाहिए, क्यों बाबा साहब के बारे में जानना चाहिए, क्यों महात्मा फुले जी के बारे में जानना चाहिए। लेकिन इतना समझाने के बाद भी 2 दिनों तक हमने लाउड स्पीकर से कचनारी सारे टेकरी से लेकर मलाजखंड तक जो है हमने इसका प्रचार किया कि आप आइए एक बार हमारे मंची कार्यक्रम का देखिए कि क्या बाबा साहब के विचार है, क्या है फूले, क्या है लक्ष्मण यादव जी। लेकिन लोग देखिए कितनी कम संख्या में यहाँ पर एकजुट हुए। लेकिन वही चमत्कारी बाबा अगर यहाँ पर कार्यक्रम करने आता तो कोई लाउड स्पीकर से प्रचार करने की जरूरत नहीं थी, किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, अपने आप सभी को पता चल जाता और सभी लोग जो है यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ जुट जाती। परसवाड़ा में आया था वही बाबा और वहां पर करोड़ों की संख्या, वहां पर लाखों की संख्या एकजुट हुई थी। क्या मिला उससे? क्या आपके अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिली? क्या आपने अपने अधिकार मूल्यों को समझा? क्या आपने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए वहां कोई जज्बा मिला, या फिर आपको पर्चा खोल करके सारे दुख दर्द उस बाबा ने मिटा दिए थे वहां पर? और अगर दुख दर्द मिटा दिए तो क्यों आज भी हमारे सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है? भी आज भी सरकारी स्कूल बदहाल स्थिति में पड़े हुए हैं। और अभी ये फूले जी, ज्योतिबा फूले जी और सावित्री बाई फूले जी के नाम पर एक फिल्म बनी है, फूले मूवी। आप लोगों ने अगर सुना होगा, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में ट्रेलर लॉन्च हुआ था और उस ट्रेलर में केवल इतना दिखाया गया, जो घटना घटी है उसी को दिखाया गया। और उस फिल्म में यह दिखा दिया गया कि सावित्री बाई फूले जब महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ा करती थी, दलित शोषित आदिवासियों की शिक्षा के लिए लड़ा करती थी, तो उसके ऊपर कथित तौर पर जो अपने आप को श्रवण मानते हैं उनके बच्चे उनके ऊपर गोबर फेंका करते थे, मिट्टी कीचड़ उछाला करते थे। उसी को जो है उस फिल्म में दिखाया गया। पत्ररेखा जो एक्टर है वो सावित्री बाई फूले की वहां पर नायिका के तौर पर फिल्म में काम कर रही है, और प्रतीक गांधी नाम में जो एक्टर है वो फूले बने हुए उस फिल्म में। उस फिल्म को आज की तारीख तक रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। सिनेमा घरों में आज तक वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है, जबकि फूले जी की जयंती के दिन 11 अप्रैल को उस फिल्म को रिलीज होना था। सिनेमा घरों में दिखाया जाना चाहिए था। 3% लोगों ने, उनमें से भी कुछ मात्र संगठन जो अपने आप को शमन मानते हैं, उनके कुछ संगठनों के द्वारा उस फिल्म पर आपत्ति दर्ज करा दी गई और कई कट लगाने के आदेश सरकार के सेंसर बोर्ड को दिया गया और सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दिया। आप सोचिए, इसी देश में कई प्रोपेगेंडा फिल्म अभी 10 साल में बनाए गए हैं। कश्मीर फाइल्स देख लीजिए, केरला फाइल्स देख लीजिए, फिर आप ताशकंद फाइल्स देख लीजिए, और दुनिया भर के फाइल्स नाम की जो फिल्म बनाई गई, जिनका प्रधानमंत्री ने प्रचार किया खुले मन से, चुनावी मंच से उन्होंने कहा कि इस फिल्म को आप देखिए। तो क्यों प्रधानमंत्री इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिए? फूले फिल्म को क्यों रिलीज नहीं होने दिए भाई? क्यों उसमें सेंसर बोर्ड कट लगा रहा है? क्यों उस फिल्म की आत्मा को निकाला जा रहा है रिलीज होने से पहले? ये समझने की बात है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री फिल्मों का प्रचार कर रहे थे ना, तो अतीत में जो हमारे साथ घटना घटी है उसको अगर इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, तो उस फिल्म को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री क्यों सामने नहीं आ रहे? क्यों प्रधानमंत्री मंच से, खुले मंच से ये नहीं कहा कि इस फिल्म को प्रदर्शन किया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए, सच्चाई आ रही है इस फिल्म में? लेकिन प्रधानमंत्री अंबेडकर जयंती के दिन भी अंबेडकर जी के मूर्ति पे माला चढ़ाने गए थे और फूले जी की जयंती के दिन भी माला चढ़ाने गए थे। बाकायदा माला चढ़ाने जाते हैं, जैसे कभी यादव जी ने हमारे बीच कहा था, माननीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने, कि ये वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। अंबेडकर जी की
जयंती के दिन बकायदा माला चढ़ाने जाएंगे और जैसे ही माला चढ़ा करके वहां से निकलेंगे तो तुरंत वो ये देश में क्या बचा है बेचने का ये देखेंगे। किस प्रकार से बाबा साहब के संविधान को चोट पहुंचाया जा सकता है, ये काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात वो बोल रहे थे। तो ये समझने की बात है कि किस प्रकार से हमको हमारा वोट लेने के एक तरफ तो वो दिखावा कर रहे हैं और एक तरफ दूसरी तरफ हमको हमारे अतीत को दिखाने वाली फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रहे हैं, सिनेमा घरों में दिखाने नहीं दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं एक फिल्म जिसमें हमारे अतीत को दिखाया गया, हमारे साथ हुए अन्याय को दिखाया गया, उस फिल्म को प्रदर्शन से रोका जा रहा है, तो अतीत में किस प्रकार की घटनाएं हुई होंगी हमारे साथ, ये समझने की बहुत जरूरत है। और इस सामाजिक कार्यक्रम और एकता में जो है भाग लेने की जरूरत है। और संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान यहाँ पर जो है जितने भी नौजवान युवा हैं उनका भी पढ़ने लिखने का समय है और संविधान जो है उसको पढ़ना चाहिए। और संविधान में जो प्रमुख प्रावधान है, मौलिक अधिकार हो, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो अनुच्छेद है संविधान में, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि भाग 3 संविधान का है जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सारे मौलिक अधिकार जो है बाबा साहब ने संविधान में लिखे हैं, उनको जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानेंगे समझेंगे अपने अधिकारों को तो ही हम लड़ पाएंगे सामने वाले से, चाहे फिर वो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हो। आज हम देखते हैं विधायक से लड़ने की हमारी हिम्मत नहीं है और हम महात्मा गांधी को जो है गाली देते हैं, उस गांधी को गाली देते हैं जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। तो ये चीजें हैं। गांधी जी के बारे में भी कुछ अफवाहें फैलाई जाती है, उससे बचने की जरूरत है। दूसरी बात, संविधान जो है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। संविधान में सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार दे रखा है, सभी अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, ऐसा अधिकार दे रखा है। लेकिन एक तरफ संविधान की धज्जियां लगातार जो है वर्तमान समय में उड़ाया जा रहा है, वर्तमान परिदृश्य में उड़ाया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान परिदृश्य में जो घटनाएं घट रही है, सत्ता प्रशासन में बैठे हुए जो लोग घटनाएं हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उन सबके बीच एक व्यक्ति इस देश में खड़े हुए लक्ष्मण यादव जी, जो सच की बात करने के लिए निकले हुए हैं। कितना जो है उनके पीछे एक डर का माहौल खड़ा किया जाता होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े मंच से लक्ष्मण यादव जी सीधे सत्ता पर प्रहार कर रहे हैं, सीधे संविधान के साथ खिलवाड़ करने वालों पर प्रहार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से सीधा सवाल कर रहे हैं। तो उनके पीछे कितना बड़ा तंत्र लगाया गया होगा उनके साथ षड्यंत्र रचने के लिए, उनके पीछे कितना बड़ा जो है शिगुफा छोड़ा होगा उनको बदनाम करने के लिए, या फिर जो भी सरकार करती है विपक्ष में बैठे हुए लोगों के साथ ईडी सीबीआई भेज देना, उनको उठा लेना, अगर बात मानते हैं अपनी पार्टी में शामिल होते हैं तो ठीक है, और नहीं होते हैं तो जेल में डाल देना। ये देखा आप लोगों ने चुनाव से पहले, देखा ना आप लोगों ने। मैं शुरू में अपना परिचय नहीं बता पाया, इसलिए माफी चाहूंगा। और अभी जो भैया है वो यही कहेंगे अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा, और आपकी बातों से हम प्रभावित हो गए हैं। तो देखिए, मेरा परिचय है पुष्पेंद्र पटले और मैं ग्राम देवरी मीटा का रहने वाला हूँ, यही करीब में मंडाई का ही रहने वाला हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजन में हमने भी बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, जैसे कि लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार करना, फिर सुरेंद्र भैया जी के साथ और देवीलाल पाचे भैया जी के साथ हम लगातार इस कार्यक्रम के लिए जुड़े रहे कि किस प्रकार से हम अधिक से अधिक लोगों को जुटा सकते हैं। लेकिन समय कम मिला, शादियों का समय था, तो हाँ उतना समय जो है प्रचार में नहीं दे पाए। लेकिन एक बात यह भी समझ में आई कि कितना भी प्रचार कर लेते तो लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को जिस चीज को इस मंच से बोला जा रहा है। तो वो घर घर जाकर के धीरे धीरे समझाना पड़ेगा उनको, एकदम से नहीं समझेंगे। तो ये हमने अपने इस कार्यक्रम में भी योगदान दिया है और सब। तो यही चीजें थी कि किस प्रकार से लोगों को समझाया जाए, इसलिए हम इस कार्यक्रम में जुड़ करके, पहले से भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम में जुड़ते रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया था गृह मंत्री जी ने संसद के भीतर, सदन के भीतर। उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष के लोग जो है आजकल अंबेडकर 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 बोल रहे हैं, बोले बार बार अंबेडकर अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, बोले इतना नाम अगर भगवान का लेते बोले तो 7 पीढ़ियों तक स्वर्ग को चले जाते। ये बात वर्तमान में जो है वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की मानसिकता है, आज भी मनुवादी मानसिकता उनके मन से नहीं निकली है। इसी वजह से इस प्रकार की बातें कही उन्होंने, क्योंकि भाई आज ईश्वर का तो नाम हम पहले से ही लेते आए हैं, लेते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी आस्था की चीज है। लेकिन स्वर्ग मिलता है या नहीं मिलता, स्वर्ग में कौन गया नहीं आया, इसका तो कोई जानकारी है नहीं। और वर्तमान में जीने लायक अधिकार किसी ने दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है।
तो उन संविधान निर्माता का इतना बड़ा अपमान किया उन्होंने, तो हमने एक बड़ी विशाल रैली का आयोजन बिरसा में किया था। एसडीएम साहब को हमने एक लेटर दिया था, गृह मंत्री की शिकायत की थी और थाने में हमने शिकायत की थी। उस रैली में भी हमने भाग लिया था, साथ में हमने वहां पर वीडियोग्राफी की थी और फिर हमने वहां पर एक बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया था साथ में। तो ये इस प्रकार के कार्यक्रम में हम पहले से ही भाग लेते रहे हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे कि लक्ष्मण यादव जी ने यहाँ से मंच से कहा है कि आप लोगों के बीच में जिम्मेदारी छोड़ के जाता हूं नौजवान युवाओं की, आपको घर घर में मीटिंग करना है, समय समय पर बैठक करना है और इस लड़ाई को जो है आगे लेकर के जाना है। बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए रास्ते को जो है क्लीन करना है, साफ करना है। अंबेडकर जी ने रास्ता बना दिया है, रास्ता बना हुआ है, लेकिन उस रास्ते में कांटे बिखेरे गए हैं, कंकड़ पत्थर डाले गए हैं उन लोगों के द्वारा जो आज भी इस देश में मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं, मनुवादी मानसिकता से जो है देश को चलाना चाहते हैं। तो ये कौन लोग हैं, इनको आप पहचानते हैं, भली भांति पहचानते हैं। हमारे सत्ता में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो हमको बरगलाने का काम करते हैं। और आप तो ये भी जानते हैं कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा था तो उस संविधान का विरोध करने वाले कौन थे भाई? वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोगों की पार्टी थी। वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोगों की जो पार्टी है, उनके जो बैक फ्रंट में खेलती है आरएसएस, उसने भारत के संविधान का विरोध किया था और ये कहा था आरएसएस के नेताओं ने कि हम इस संविधान को नहीं मानते और इस संविधान में मनुस्मृति से कोई प्रावधान नहीं लिया गया है, तो हम इस संविधान को नहीं मानते। और मनुस्मृति के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो वहां पर किताब पढ़ी है, उस किताब को एक बार आप पढ़िएगा कि वो मानव को मानव के समान नहीं मानता है, मानव को जानवरों से भी बदतर स्थिति में दिखाता है उस किताब में। तो उस किताब के प्रावधानों को क्यों ले सकते थे भाई बाबा साहब अम्बेडकर? आज कल मैं सरकारी स्कूलों में जाकर के देख रहा हूं तो वहां के मास्टरों को भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ढंग से नहीं पता है, तो वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? एक स्कूल में गया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक स्कूल में वो देख रहे हैं वो तो समझ जाएंगे जो भी है वो। एक स्कूल में मैं गया अभी ये आमंत्रण, इस कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र लेकर के, तो हमने उस कार्यक्रम के बारे में और कौन आ रहे हैं ये सब हमने उनको बताया, समझाया और आप भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित है करके हमने बोला। उन्होंने मुंह खोलना शुरू किया, ये अंबेडकर कौन है बोले, इनको हम नहीं मानते बोले, इन्होंने कैसे अकेले संविधान लिख दिया बोले, भारत के संविधान को तो दूसरे देशों से, दूसरे देश के संविधान से चुरा करके लिखा गया है बोले। मतलब आपको पता होगा कि भारत का संविधान जब बनाया गया तो उस समय 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। 389 सदस्य थे संविधान सभा में, तो वो ये बात कह रहे थे कि जब 389 सदस्य थे संविधान सभा में, संविधान बनाने वाली सभा में, तो वो अंबेडकर कौन है जो इन्होंने अकेले संविधान लिख दिया बोले। तो उनके साथ मुझे बहस करना उचित नहीं था और जवाब देने का मंच जो मुझे आज मिला वहां से मैं जवाब देने जा रहा हूं। तो ये स्थिति हमारे जब सरकारी स्कूलों की है, हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले लोगों की स्थिति है, तो हमारे बच्चों की मानसिकता में क्या भरेंगे वो? इस बात को आप समझ रहे हैं? हमारे बच्चों की मानसिकता में क्या भरेंगे जिनको बाबा साहब अंबेडकर के योगदान के बारे में नहीं पता, जिनको बाबा साहब के संविधान के बारे में नहीं पता, वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ऐसे लोगों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है भाई। हम बाबा साहब का अपमान नहीं सह सकते हैं, चाहे फिर वो गृह मंत्री अपमान करे या फिर एक स्कूल का टीचर अपमान करे। तो इस प्रकार की घटनाएं इनको समझना पड़ेगा और इन बदतर सरकारी हाल स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए आप गांव वालों को सामने आना पड़ेगा। गांव वाले युवा या फिर जो भी हैं, जो पेरेंट्स, जिनके पालक, जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो अपनी एक समिति का गठन करें और हर महीने में कम से कम 1 बार 2 बार स्कूल का निरीक्षण करें और देखें कि स्कूलों की क्या स्थिति है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपके अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 1-1 लाख रुपए जो है वेतन सरकारी टीचरों का है और 3000 रुपए सैलरी होती है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों की। वो आज अच्छा एजुकेशन दे रहा है, लेकिन 1 लाख सैलरी लेने वाले टीचर आपके अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम जाकर के स्कूलों की स्थिति नहीं देख रहे हैं। हम शिक्षकों को सोते हुए देखते हैं, पकड़ते नहीं है, उनसे सवाल नहीं करते हैं। हमारा ही पैसा तो उनके जेब में जा रहा है वेतन के रूप में। तो ये जो है देखने और समझने की जरूरत है और समय समय पर आपको स्कूलों के निरीक्षण में जाना चाहिए। जैसे इस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, उसी प्रकार से आसपास के स्कूलों में घूमे, देखें, व्यवस्था देखें, ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, इनकी अहमियत को जो है बताना पड़ेगा। स्कूलों में टीचरों को सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले जी के बारे में ढंग से नहीं पता है। सोचिए, जिनकी बदौलत आज स्कूल बने, जिनकी बदौलत आज हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, उनके बारे में पढ़ाने वाले टीचर नहीं जानते हैं। मतलब मैं सभी टीचरों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे टीचर भी मिले जो बढ़ चढ़ करके हमको जानकारी दिए, बहुत अच्छा उन्होंने स्थिति दिखाई, बताई। कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिला कि
नवोदय हो या फिर उत्कृष्ट मॉडल स्कूल, वहां पर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है सरकारी प्राइमरी स्कूलों में, और दूसरे गांव दूसरे ब्लॉक से भी जो है कई स्कूलों में बच्चे जाते हैं अच्छी स्थिति सुनने के कारण। तो ऐसी स्थिति भी है, तो इन सब चीजों को समझना और देखना जानना जरूरी है। बाकी संविधान पर जो भी बातें हैं, हमारे यहाँ पर जो कटंगी से धुआरे साहब आए थे उस समय, उस बार हमारे साथ रैली में भी शामिल थे, बिरसा में वो अम्बेडकर जी वाली रैली में उस समय भी थे। तो वो बहुत अच्छे वक्ता है, जिस प्रकार से उन्होंने संविधान को समझाना शुरू किया था, अनुच्छेद 330, 332 इन सब का जब नाम उन्होंने लेना शुरू किया था तो मेरे मन में सब घूम रहा था, क्योंकि मुझे संविधान के सारे प्रावधान पता है। अनुच्छेद 330 जो है उसमें SC ST वर्ग के लोगों को लोकसभा में जो है सीटों का आरक्षण दिया गया है। मतलब लोकसभा में जो सीटें हैं 542-43 सीटें हैं, उसमें जो सीटें हैं SC ST वर्ग के रिजर्वेशन के लिए आरक्षित जो सीटें हैं, जैसे कि तो उनका प्रावधान जो है अनुच्छेद 30 में किया गया है, अनुच्छेद 330 में किया गया है। और अनुच्छेद 332 जो है संविधान का, उसमें जो है राज्य विधानसभाओं में जो विधानमंडल है वहां पर सीटों का आरक्षण किया गया है SC ST वर्ग के लोगों के लिए। जैसे ये बैहर रिजर्व है ना विधानसभा क्षेत्र, ये आरक्षित क्षेत्र है बैहर विधानसभा क्षेत्र, तो उसका प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 में है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के प्रावधान जब दुआरे जी बता रहे थे तो बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा था, और सुन के पूरा रिकॉल हो रहा था संविधान। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं डेली संविधान पढ़ता हूं, तो मैं भी डेली संविधान पढ़ता हूं। आपके बीच बताना चाहूंगा कि मौलिक अधिकार से लेके राज्य के जो सरकार के जो कर्तव्य हैं, जिनको नीति निर्देशक का तो कहा जाता है, नागरिकों के लिए जो कर्तव्य निभाने होते हैं सरकार को, वो सारे पता है। और किस प्रकार से प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें संविधान बोलता है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री को भी देख लीजिए, चुनावी मंच हो, किसी सभा हो, वहां पर भी संविधान के लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के समय ये बोलते हैं कि उन लोगों को पहचान लेते हैं, कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो लोग मंगलसूत्र छीन लेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये बातें संविधान पर प्रहार करती है। इस प्रकार की बात करने की अनुमति संविधान ने नहीं दी है, बाबा साहब ने नहीं दी है, लेकिन ये लोग संविधान का भी सम्मान करने का दिखावा करेंगे, बाबा साहब के सामने भी सिर झुकाएंगे और संविधान पर सीधे प्रहार करेंगे। तो ये समझने की जरूरत है, इस पर सवाल करने की जरूरत है। यहाँ मंच से केवल लक्ष्मण यादव जी आपको बता दें, अकेले चिल्लाएं, मैं चिल्लाऊं, इससे नहीं होगा। सभी को आवाज बुलंद करना होगा, तभी जाकर के बदलाव आएगा, तभी जाकर के सरकारें सुनेंगी। आज हमारी संख्या 90% है, जैसे यादव जी ने यहाँ पर कहा, लेकिन शासन किसका है? 10% लोगों का। मैंने एक आंकड़ा बताया, सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, अभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी संसद पर यह मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि आप देख लीजिए, देश को चलाने वाले जो सचिव हैं, मुख्य सचिव जो होते हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार, सरकार के सलाहकार, उनमें SC ST OBC की संख्या नाम मात्र की है। मीडिया में काम करने वाले जो लोग हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो आजकल गोदी मीडिया के नाम से जानी जाती है, सरकार की वाहवाही में लगी रहती है, पूरी सच्चाई को दबा देती है। हमारे आदिवासी भाई, दलित, शोषित, OBC के साथ जो अत्याचार होता है उस पर सरकार से सवाल नहीं करती है। उस मीडिया में हमारे आपके कितने सारे लोग हैं काम करने वाले, उठा करके नाम देख लीजिए, कश्यप, चौधरी, कौन है ये सब लोग, शर्मा कौन है, देखिए ना उठा करके, NDTV से लेके जी न्यूज से लेके आज तक से लेकर के 1% भी हमारे लोगों की हिस्सेदारी मीडिया में नहीं है, हमारी आवाज उठाने वाले लोग नहीं है, सत्ता में नहीं है, प्रशासन में नहीं है, तो कैसे हमारे हक और अधिकार हमको प्राप्त होंगे? इसकी लड़ाई हमको लड़ना है। वही लड़ाई लड़ने की सीख जो है मोहन यादव, लक्ष्मण यादव जी यहाँ से दे करके गए हैं, उसी बात को वो समझा रहे थे। आज मैंने एक उदाहरण दे दिया कि आज मध्य प्रदेश के OBC को 27% आरक्षण तक नहीं दे रही है सरकार, जबकि OBC की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए भाई? 52-60% OBC मध्य प्रदेश में है। कायदे से अगर उनको आरक्षण की जरूरत है तो 52% की आरक्षण। कौन OBC सड़क पर निकलता है अपने अधिकार के हक मांगने के लिए? और लक्ष्मण यादव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जब OBC के हक की बात हो और जब OBC सड़क पर प्रदर्शन कर रहा हो तो SC ST को साथ देना होगा, और जब SC ST के साथ, दलित, शोषित, आदिवासियों के साथ कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो तो OBC को जो है उनके साथ खड़े हो लेना है। ये बात उन्होंने बोली। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि हमको किसी के साथ धार्मिक दुष्भाव नहीं रखना है। जिस प्रकार से आज वर्तमान सरकार करती है ना कि हिंदू मुस्लिम करा दो, दंगे भड़का दो, चुनावी ध्रुवीकरण कर दो, वोट ले लो। कल जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिससे पूरा देश जो है आहत है।
पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला जो है कल जम्मू कश्मीर के कुलगाम क्षेत्र में हुआ, जहां पर जो सैलानी है, पर्यटक देश विदेश से भ्रमण करने के लिए गए थे, कश्मीर घूमने के लिए गए थे और सुबह सुबह वो जो है चाय नाश्ता कर रहे थे बाहर बैठ करके। कुछ आतंकी आए और उन्होंने उनका नाम पूछा और उनका धर्म पूछा। हिंदू नाम बताया उन्होंने, तो उनके ऊपर गोलियां चला दी, उनको मार दिया गया। 27 लोगों की मौत हुई है, आंकड़ा भी और बढ़ सकता है, ये अभी पुष्टि नहीं हुई है पूरी। तो 27 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया और इसकी जिम्मेदारी जो है लश्कर-ए-तैयबा नामक आतंकी संगठन ने लिया है, जिसका संबंध पाकिस्तान से है। यानी कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठन ने भारत में पुलवामा से भी बड़ा हमला कल कर दिया भारत के ऊपर। इस पर अभी राजनीति नहीं करना चाहिए और यहाँ से मंच से मैं भी इस पर कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी सरकार भी इससे आहत होगी, सेना भी आहत होगी और कठोर कार्रवाई करने की भी जरूरत है। सेना को भी और सरकार को भी बड़े कदम लेने की जरूरत है। अगर इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन है, तो उनको कड़ा जवाब देने की जरूरत है। भारत इतना कमजोर नहीं है, भारत की सेना इतनी कमजोर नहीं है कि कोई आतंकवादी संगठन आज हमारे देश में घुस करके हमारे लोगों को मार दे। एक जोड़ा गया था भाई, अभी एक महीना नहीं हुआ उनकी शादी हुई है, वो जाकर के वहां पर भ्रमण कर रहे थे, उनके पति को मार दिया आतंकवादियों ने। उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति को तो आपने मार दिया, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं अब नहीं जी सकती अकेली, मुझे भी मार दो यहीं पर गोली। आतंकवादियों ने कहा कि हम तुमको गोली नहीं मारेंगे, तुम अपने प्रधानमंत्री के पास जाओ और बताओ कि हमने तुमको मारा है। और अभी भाजपा इस पर भी राजनीति कर रही है। हितों की जो नजर होती है वर्तमान सरकार की, वो इस प्रकार की हरकत करती है। इस पर अभी राजनीति करने की जरूरत नहीं है, अभी इस पर हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। अगर आतंकवादी मुस्लिम थे, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने देश के मुसलमानों को गाली दें, अपने देश के मुस्लिम भाइयों को गाली दें। हर समुदाय में, हर धर्म में आतंकवादी पल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समुदाय को आप गाली देना शुरू कर दें और राजनीति शुरू कर दें। इस प्रकार की जब घटनाएं घटती है, दिन रात यही मीडिया हमारी काम करती है, इन सब से बचने की जरूरत है, क्योंकि इन सब से धार्मिक उन्माद पैदा होता है और फिर दंगे भड़काए जाते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का मेरठ हो या फिर नागपुर का हिंसा हो, अभी जहां पर आतंकवाद, अभी जो वो औरंगजेब के कब्र को लेकर के विवाद हुआ था, नागपुर में एक बड़ा हादसा हुआ था। इस प्रकार के दंगे क्यों भड़कते हैं? क्योंकि हमारी वर्तमान सरकार जो है हिंदू मुस्लिम करती है। इस वजह से फिर लोग डंडे उठा लेते हैं, धर्म खतरे में आ गए, इस प्रकार की बातें करते हैं। और अगर धर्म खतरे में आता है तो आए गृह मंत्री का बेटा धर्म बचाने के लिए, तब हम जाएंगे उसके साथ। क्या हमारे में योग्यता नहीं है? आपके बच्चों में योग्यता नहीं है बीसीसीआई बनने का और वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का बोर्ड का अध्यक्ष बनने का? बीसीसीआई का अध्यक्ष आपका बेटा नहीं बन सकता, मैं नहीं बन सकता। जब यहाँ मंच से भाषण दे सकता हूँ तो उस क्रिकेट बोर्ड का प्रमुख नहीं बन सकता मैं। आज क्यों अमित शाह का बेटा वहां पर बैठा हुआ है, क्यों हम वहां पर नहीं बैठे हुए हैं? इसको समझ रहे हैं। औरंगजेब का विवाद खड़ा किया गया, वो व्यक्ति जो अतीत में दुर्व्यवहार किया, जो भी किया उसने गलत किया, लेकिन उसका मुद्दा उठा करके हमको हिंदू मुस्लिम दंगे में झोंका जा रहा था। इसको समझने की जरूरत है। और जब भी तब दंगा भड़काया जाता है और झंडा उठाने और लाठी उठाने की बात आती है, तो हम आम आदमियों को जो है सामने किया जाता है और नेताओं के बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ रहे होते हैं। अनुराग ठाकुर हो, रवि किशन हो या फिर बड़े बड़े प्रधानमंत्री और जो नेता हैं, उनके बच्चों को देख लीजिए, विदेशों में हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, यहाँ वहां जाकर के पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन है। कल वहां से पढ़कर लिख करके आएंगे, भरपूर उनके पैसे उनके पापा के पास है, बाप दादाओं की है, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के फिर नेता बन जाएंगे। हम कब जाएंगे शासन में और प्रशासन में? इसको समझने की जरूरत है। ये स्थिति बना दी गई हमारे अपने देश की। और जब भी कहीं पर हिंदू मुस्लिम दंगे की बात आती है तो उस पर रोक कर, सोच समझकर, फैक्ट चेक करके जो है विचार करना है। वर्तमान मीडिया और टीवी में जो दिखाया जाता है उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर लेना है, क्योंकि वर्तमान मीडिया और सरकार जो है झूठ फैलाने में माहिर है और मीडिया वही काम कर रही है वर्तमान समय में जो उनको निर्देश मिलता है, क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन सब सरकार देती है, उनको पैसा ये चलाना होता है। तो ये हरकतें हो रही है, इन सबको समझने और देखने की जरूरत है। और यहाँ पर अभी जो स्टॉल लगा है वहां पर कुछ किताबें हैं, जैसे कि प्रोफेसर की डायरी लक्ष्मण यादव जी की, तो उसी किताब के चलते प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया। अब मैं लक्ष्मण यादव जी के टॉपिक पर आता हूं और कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी कौन थे, जिनको हमने यहाँ पर बुलाया था और किस प्रकार से उन्होंने एकदम ऐसा भाषण यहाँ पर दिया कि अगर वो 24 घंटे भी देते तो लगभग है कि कोई यहाँ से उठ करके जाता बिना सुने।
लक्ष्मण यादव जी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, लगभग 14-15 साल वो लगातार वहां पर पढ़ा रहे थे। एडॉक जो है वहां पर प्रोफेसर थे, और जब उन्होंने देखा कि विश्वविद्यालय में बहुत घपला हो रहा है, घपला ये कि आरएसएस मनुवादी विचारधारा, वर्तमान सत्ता सरकार की विचारधारा को थोपा जा रहा है, अपने लोगों को वहां पर बिठाला जा रहा है, इस प्रकार की जब चीजों को उन्होंने देखा और जब इस चीजों का उन्होंने विरोध किया और एक किताब लिख डाली उस पर, तो वो जब किताब प्रकाशित हुई और जब मार्केट में आनी शुरू हुई, बेस्ट सेलर किताब बन गई। पूरे देश भर में उस किताब की इतनी डिमांड हुई कि लोगों के घर घर में वो किताब पहुंच गई। प्रोफेसर की डायरी यहां से उन्होंने अपनी किताब दिखाई थी लक्ष्मण यादव जी ने, और उसी किताब के चलते सरकार पर सवाल होने लगा कि क्या विश्वविद्यालयों को किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है, एससी एसटी ओबीसी का हक मारा जा रहा है वहां पर भी। आज विश्वविद्यालयों में भी हमारी भागीदारी नहीं है। अभी देख लीजिए, कई अभी बीएचयू हो, कई ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोग मेरिट लाने के बाद भी जो है पीएचडी की सीट नहीं ले पाए, पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाया उन लोगों का, उनका सीट छीन लिया गया। कई प्रदर्शन हुए, आप लोगों के बीच जानकारी आई, मीडिया में किसी ने सवाल किया? नहीं किया। इन सब चीजों को जब लक्ष्मण यादव जी ने अपनी किताब में लिखा, तो उसी किताब के चलते उनसे जो है प्रोफेसर के पद को छीन लिया गया। वो चाहते तो उनके सामने झुक करके, नमन करके, सरकार के सामने झुक करके जो है अपनी नौकरी की भीख मांग सकते थे और भीख मिल जाती। लाखों लोग ये काम कर रहे हैं, हजारों लोग यही काम कर रहे हैं, भीख मांग के सरकार की गुलामी कर लेना। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं बाबा साहब और फूले, पेरियार, अंबेडकर और संविधान के रास्ते पर चलूंगा। और उस रास्ते को अपना करके उन्होंने दहाड़ना शुरू किया, भाषण देना नहीं, दहाड़ना और डिस्कस करना और लोगों के बीच जाना शुरू किया। आज पूरा देश भर में उनको जो है मंची कार्यक्रम के लिए बुलाया जाता है, और आज वर्तमान परिदृश्य में सत्ता के निशाने पर है लक्ष्मण यादव जी। इतना आसान नहीं होता है यहाँ पर आकर के भाषण दे देना और लोगों के साथ फोटो खिंचा लेना। इस प्रकार से जो है एक समस्या और इन सब चीजों को देखते हुए, अगर आप देखते हैं किसी कोई भी अगर विपक्ष का नेता अगर सरकार पर कठोर प्रहार करता है, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, तो उन सबको जेल में डालने की साजिश रचनी शुरू कर दी जाती है, ईडी सीबीआई भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक कभी यादव जी से हो जाएगा, लक्ष्मण यादव जी से, या फिर किसी प्रकार का षड्यंत्र में फंसाया जाएगा, तब देखना कि किस प्रकार से उनके साथ षड्यंत्र होगा। अभी उनकी आवाज बुलंद हो रही है, पूरे देश भर में जो है वर्तमान परिदृश्य में सच्चाई बताने का काम लक्ष्मण यादव जी कर रहे हैं। तो ये स्थिति है, और लक्ष्मण यादव जी अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। अगर आप लगातार उनके उद्बोधन कार्यक्रम को सुनना चाहेंगे, जैसे कि कल परसवाड़ा मझगांव में भी उनका कार्यक्रम हुआ, तो उनका यूट्यूब चैनल है, जैसे उन्होंने बताया था डॉक्टर लक्ष्मण यादव, 1 मिलियन से भी अधिक जो है सब्सक्राइबर्स है, 10 लाख से भी अधिक। कुछ ही समय में 10 लाख लोगों ने उनको सब्सक्राइब कर लिया है, और धीरे धीरे ये कारोबार उनका बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पर। तो इस प्रकार का जो है उन्होंने बीड़ा उठाया है और जो कार्य हमको सौंपा है, तो इस मंच से मैं वो कहना चाहूंगा कि उस बीड़ा को हम उठा करके उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जहां जहां भी हम इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, तो आज सब लोग जो एकजुट हुए हैं वो अधिक से अधिक लोगों को लाने और जुटाने का काम करेंगे। ये केवल कार्यक्रम आयोजित करने वालों का काम नहीं होगा। अगर इस प्रकार का काम कहीं पर भी होता है और अगर आप उस कार्यक्रम में जाने का मन बनाए हैं, तो आप अपने साथ कम से कम 4-5 लोगों को ले जाने का जो है अपना बीड़ा उठाएं। ये तब जाकर के बदलाव आएगा और बदलाव लोगों में जो है जागृति आएगी। तो वर्तमान परिदृश्य में लक्ष्मण यादव जी ही जो है सत्य की बातें कर रहे हैं, बहुजन की आवाज उठा रहे हैं, दलित शोषित आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं, संवैधानिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं, पेरियार, फूले, अंबेडकर और संविधान के रास्ते को दिखा रहे हैं। तो आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विचार यहाँ पर देना चाहूंगा, और आप सबके बीच एक बार हम जय फूले, जय पेरियार, जय अंबेडकर और जय संविधान का नारा लगाएंगे। बोलिए सब लोग मिलकर के जय भीम, जय भीम। तो आज इतना ही, और बाकी और भी जो अपने इस मंच से विचार रखना साझा करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी आकर के यहाँ पर अपने अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद पटले सर, बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत प्यारा उद्बोधन।